ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। क्लास 11th वालों, आप लोग का हाफ ईयरली तक का कोर्स तो लेवल आप लोग खुद से ही कंप्लीट कर लिए होंगे और हम जो वीडियो बना भी रहे हैं उस पर उतना व्यू नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने सोचा कि चलिए आप लोग के स्कूल में, और हाफ ईयरली तक का कोर्स बहुत आसान था, बहुत आराम से आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। लेकिन इसके बाद जो फाइनल एग्जाम के लिए जो भी टॉपिक्स हैं वो थोड़े हार्ड हैं और उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है और उसके लिए बच्चे अक्सर यूट्यूब पे आकर अपने मदद के लिए वीडियो को सर्च करते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने जो है हाफ ईयरली के बाद का फाइनल एग्जाम के लिए जो सिलेबस है उसके सबसे हार्ड चैप्टर को कंप्लीट करना स्टार्ट किया है। और इस बार वीडियो जो बन रहा है ये पूरी तरह से आपके सारे के सारे हाफ ईयरली के बाद के जो सिलेबस वो पूरा कंप्लीट एकदम कराया जाएगा। इसीलिए आप जरूर जरूर चैनल पे आ जाएं और चैनल के साथ बने रहें। आपको करना क्या है, चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना है। और अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना है, अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है ताकि उनको भी सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से समझ में और चैनल के बारे में पता रहे। इसके साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो के लिंक, चैनल से रिलेटेड जो भी सूचना वगैरह होता है सब वहीं पर मिलता है। यहां तक कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ ही साथ आपका नोट्स, ठीक है, आपका नोट्स वो भी आपको वहीं पे मिलेगा, इसलिए उसको भी ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो हमारा एक नंबर भी नीचे दिया होगा, उस पे आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर आप हमें मैसेज करके भी हमसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप अपना नंबर शेयर नहीं करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारी अपनी पेज है ज्ञान आश्रम नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसको फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी आप मैसेज करके अपने डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले रिप्लाई आपको इंस्टाग्राम पे मिलता है, इसलिए इंस्टाग्राम फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है ज्ञान आश्रम नाम का, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अपलोडेड वीडियो वहां पे भी अपलोड होती रहती है एज ए रिवीजन के तौर पे, वहां पर भी आप देख के अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है विनिमय पत्र, ठीक है, विनिमय विपत्र जिसको कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज और शॉर्टकट में बीई भी कहा जाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, बीई। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका फाइनल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जो भी क्लास 11th में बच्चे हैं उनके फाइनल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है बच्चों को समझने में, बहुत हार्ड लगता है। तो आज की वीडियो में हम तो इससे रिलेटेड थ्योरी बात करेंगे, इसके बाद एक और वीडियो में थ्योरी बात करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और पूरा कंप्लीट आपको ये चैप्टर मिलेगा। हर तरह के क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करा दिए जाएंगे। आप इस चैनल से पढ़ेंगे तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, यानी विनिमय विपत्र होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पूरा बोर्ड में आपका नोट्स है, आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। यहां पर लिखा है विनिमय विपत्र, इसके लिए परिभाषा दिया है भारतीय विनिमय साध्य लेखपत्र अधिनियम 1881। हमारा एक अलग से विधान है, जितने भी साख पत्र होते हैं, ऐसे पत्र जो पैसा नहीं है लेकिन पैसे की जगह पे चलता है, पैसे की प्रतिनिधित्व करते हुए, उन सारे पत्रों को क्या कहते हैं, साख पत्र कहते हैं, ठीक है। तो जो भी साख पत्र है उसके लिए हमारे देश में अलग से अधिनियम बना हुआ है जिसका नाम है भारतीय विनिमय साध्य लेखपत्र अधिनियम, और वो अधिनियम कब बना, 1881 में, ठीक है। तो भारतीय विनिमय साध्य लेखपत्र अधिनियम 1881 में यह बना था और उसकी धारा 5 में, उसकी धारा 5 में बताया गया था कि आखिर में विनिमय पत्र होता क्या है। तो उसी धारा 5 के अनुसार जो परिभाषा है उसको हम यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं। आपको ये परिभाषा याद करने से पूरा पूरा विनिमय पत्र क्लियर हो जाएगा और यहाँ पे समझा भी दिया जाता है। क्या लिखा हुआ है, विनिमय विपत्र एक शर्त रहित, ठीक है, शर्त रहित होने का मतलब क्या है, शर्त रहित और शर्त सहित ये दो शब्द होते हैं। अक्सर ये कंफ्यूजन आता है कि लोग सोचते हैं कि शर्त रहित का मतलब होता है शर्त के साथ रहने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। शर्त रहित मतलब होता है शर्त के बिना, और शर्त सहित होता है वो होता है शर्त के साथ। अक्सर लोग शर्त सहित को ही शर्त रहित समझ लेते हैं कि शर्त रहता है जिसमें उसको शर्त रहित कहते हैं, ऐसा नहीं है। शर्त रहित का मतलब है जिसमें शर्त नहीं है, ठीक है, शर्त बिना, और शर्त सहित का मतलब है शर्त के साथ। तो यहां पर बात आया कि विनिमय पत्र कैसा लिख पत्र, कैसा पत्र है, शर्त रहित, जिसमें कोई भी शर्त जो रहेगा, शर्त यानी कोई भी कंडीशन इसमें क्या रहेगा, नहीं रहेगा, यानी शर्त के बिना वाला पत्र है, इसमें कोई भी शर्त नहीं रहता, ठीक है। शर्त के बिना वाला आज्ञा पत्र है। आज्ञा पत्र का मतलब यहां पर क्या होगा कि विनिमय पत्र में जो बातें लिखी रहेगी वो एक ऑर्डर होगा, ऑर्डर, आदेश, ठीक है। आदेश का मतलब क्या होता है, अक्सर अपने से जो जूनियर होते हैं, अपने से जो छोटे होते हैं उनको हम लोग आदेश देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कैसा पत्र है, आज्ञा पत्र, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक आज्ञा पत्र है जिसमें क्या होता है, क्या आज्ञा दिया जाता है, तो जिसको लिखने वाला यानी इसका लेखक अपने हस्ताक्षर करके, जो इसमें लिखता है वो क्या करता है, अपना साइन भी कर देता है, ठीक है। जो इसमें लिखने वाला व्यक्ति है वो लेखक अपना हस्ताक्षर करके किसी व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, खुद लेखक किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, किसी व्यक्ति विशेष को, यानी कोई दूसरा व्यक्ति है उसको
आदेशित करता है यानी उसको ऑर्डर देता है। हमने वैसे भी बताया कि ये क्या आज्ञा पत्र है, तो इसमें जो लेखक है वो लिखता है और एक व्यक्ति को क्या करता है, आदेश देता है। कि क्या आदेश देता है, तो अभी हम लोग वो समझेंगे, ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे। जैसे यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, ये एक टुकड़ा क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। ये उसका लेखक ए है, ये दूसरा व्यक्ति बी है। तो ए जो है ये राइटर है, ए क्या है, एक राइटर है जो क्या करता है, अपना सिग्नेचर करता है और सिग्नेचर करके आदेश देता है किसको, बी को। बी को क्या करता है, आदेश देता है। क्या आदेश देता है, आदेश देता है कि वह एक निश्चित राशि, क्या आदेश देता है, ए यानी राइटर, इसका लेखक, यह आदेश देता है कि वह एक निश्चित राशि कहां पे होगा, इसके अंदर एक अमाउंट लिखा रहेगा, ठीक है। तो वह एक निश्चित राशि, और याद रखिएगा जो अमाउंट लिखा रहता है वही एक निश्चित राशि का मतलब है जो अमाउंट उस पर उल्लिखित है वही अमाउंट, ठीक है। एक निश्चित राशि किसी निश्चित व्यक्ति को, यानी यह देता है कि ये इसमें लिखित धनराशि एक निश्चित व्यक्ति को अथवा उसके आदेशित व्यक्ति को, ठीक है, किसी निश्चित व्यक्ति को यानी सी को, या सी जिसको आदेश दे उसको, ठीक है, यानी डी को, ठीक है, अथवा प्रपत्र के वाहक को मांगने पर, अथवा प्रपत्र के वाहक यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मान लीजिए जी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो प्रपत्र के वाहक का सेंस यहां पर है कि जिसके पात्र वो पत्र है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसमें ए जो है लेखक है वो बी को आदेश देता है कि तुम इसमें लिखी धनराशि का भुगतान या तो एक निश्चित व्यक्ति को, वो निश्चित व्यक्ति खुद ए भी हो सकता है, याद रखिएगा वो निश्चित व्यक्ति खुद ए भी हो सकता है, यानी या तो मुझको, या तो मेरे आदेशानुसार किसी को, ठीक है, या जिसके पास प्रपत्र है उसको, ठीक है, उसको कैसे, मांगने पर यानी जब वो आए तुमसे मांगने की पैसा दो तब, अथवा एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान कर दे, अथवा एक निश्चित अवधि के बाद, यानी तो या तो मांगने पर भुगतान करे, या तो इसमें अवधि लिखा होगा कि 4 महीने बाद भुगतान करेंगे तो 4 मंथ का विपत्र हो जाएगा, तो 4 महीने बाद भुगतान होगा, 6 महीना लिखा रहेगा तो 6 महीने बाद भुगतान होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो या तो मांगने पर सीधे सीधे मांग ले तब भुगतान करो, कौन भुगतान करेगा, बी, जिसको आदेश दिया जा रहा है। कौन आदेश दे रहा है, ए आदेश दे रहा है बी को कि तुम इसमें लिखित धनराशि का भुगतान या तो मुझको, या तो किसी निश्चित व्यक्ति को, या तो वो व्यक्ति किसी को आदेश करे उस व्यक्ति को, या तो जिसके पास प्रपत्र है उसको, ठीक है, इनमें से किसी एक को भुगतान करोगे। कैसे, या तो वो आएगा आपसे मांगने के लिए तब भुगतान कर दो, या फिर क्या होगा, या फिर एक निश्चित अवधि के बाद, जो भी बिल में लिखा रहता है वो अवधि बिल में लिखा रहेगा कि कितने महीने का है, 4 महीने का है, 6 महीने का है, 3 महीने का है, 2 महीने का है, वो उसमें लिखा रहेगा, या फिर दिन भी लिखा रह सकता है, तो उतने समय बाद भुगतान कर दे। तो यही जो प्रपत्र है वो क्या होगा, यही प्रपत्र आपका कहलाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय पत्र, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या बात होता है, अब इसकी विशेषताओं को समझते हैं। जैसे ही हम लोग परिभाषा जान लेते हैं, जैसे ही हम लोग सारे के सारे परिभाषा को समझ लेते हैं तो परिभाषा से ही निकलता है विशेषताएं, और विशेषताएं हमको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या क्या विशेषताएं, सबसे पहला क्या, शर्त रहित प्रलेख मतलब इसमें जो शर्त, मतलब जो आदेश देने वाला व्यक्ति है वो आदेश में कोई शर्त नहीं लगा सकता। भुगतान करने का आदेश देता है ना, तुम हमको भुगतान करो, लेकिन उसमें शर्त नहीं लगाएगा कि भुगतान करो ये करने के साथ भुगतान करो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगा सकता है। कोई भी कंडीशन नहीं, बिना शर्त के सीधे सीधे भुगतान करने का आदेश होता है। लिखित आज्ञा पत्र, ये जो प्रपत्र है ये एक आज्ञा पत्र है, आपको समझ में आ रहा है, ये कैसा है, ये एक आज्ञा पत्र, ऑर्डर का लेटर है, और वो ऑर्डर कैसा होगा, लिखित होगा। याद रखिएगा विनिमय पत्र हमेशा लिखित होगा, क्योंकि विपत्र नाम है, विशेष पत्र नाम है, पत्र का मतलब कागज है, और कागज पे चीजें लिखी जाती है, ठीक है, मुंह से बोल के हमारा विनिमय पत्र नहीं हो सकता, ठीक है। तो लिखित आज्ञा पत्र है, उसमें लिखा रहता है आज्ञा। फिर उसके बाद लेखक के हस्ताक्षर, इसका विशेषता यह है कि इसमें लेखक के हस्ताक्षर भी होते हैं, यानी जो लिखने वाला व्यक्ति है उसका हस्ताक्षर होना एकदम कंपलसरी है। अगर लिखने वाला व्यक्ति अपना हस्ताक्षर नहीं करेगा तो विनिमय पत्र नहीं करेगा। ये सब उसकी विशेषताएं हैं, तो ये भी होना इसमें जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, निश्चित अवधि, इसमें जो है विपत्र जो लिखा जाता है उसमें इसकी अवधि का भी जिक्र होता है कि ये विपत्र 3 महीने का है, 4 महीने का, 6 महीने का, 1 महीने का, 2 महीने का, 15 दिन का, 20 दिन का, 30 दिन का, 65 दिन का, 78 दिन का, मन के ऊपर है, जो लिखता है व्यक्ति वो बताता है, ठीक है। तो एक निश्चित अवधि होता है इसमें। उसके बाद निश्चित धनराशि, इसमें क्या होता है, विपत्र में जो राशि लिखी रहती है वो निश्चित होती है, यानी 4000, 5000, 10000, 12000 जो भी होता है उसमें लिखा रहता है निश्चित तौर पे, बदलता नहीं है। एक बार लिख दिया तो लिख दिया इस विपत्र का निश्चित धनराशि, बाद में वो जब बदलना है तो नया विपत्र लिखा जाएगा, उस विपत्र में कोई भी संशोधन नहीं हो सकता, एक बार लिखा गया तो लिखा गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो निश्चित धनराशि होता है। स्वीकृति आवश्यक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कि विनिमय पत्र के ऊपर जो होता है स्वीकृति होना आवश्यक है, यानी इसमें एक्सेप्टेंस जो है वो कंपलसरी है। एक्सेप्टेंस कौन करेगा, यानी स्वीकृति कौन करेगा, तो जो व्यक्ति के ऊपर आदेश होता है, जैसे ए ने बी को आदेश दिया ना, तो बी की स्वीकृति होना अति आवश्यक है। आप खुद सोचिए, आपने किसी को 1 गिलास पानी का ऑर्डर दिया कि 1 गिलास पानी लेके आओ, अब वो ऑर्डर मानना उसके ऊपर है ना, वो नहीं मानेगा, बोल दिया आप 1 गिलास पानी लेके आओ, नहीं गया। जैसे आपने अपने छोटे भाई को बोला कि 1 गिलास पानी लेके आओ, छोटा भाई बोला बट नहीं जाएंगे,
तो क्या वो आपका आदेश का कोई मतलब हुआ? उस आदेश का कोई मतलब ही नहीं हुआ, निरर्थक हो गया। उसी प्रकार से यहां पर भी होता है कि जब ए बी को आदेश देता है कि हमको 6 महीने बाद जो है 10,000 का भुगतान करो, जब बी उस आदेश को अपने साइन के साथ स्वीकार करेगा कि ठीक है हम दे देंगे, तभी क्या होगा, वो विपत्र बनके तैयार होगा। यानी आदेश में हमेशा स्वीकृति होना अनिवार्य है, इसीलिए आपको क्या है, इस भी प्रपत्र में स्वीकृति होना एकदम अनिवार्य है। बिना स्वीकृति के आपका ये कोई मतलब नहीं, आप आदेश दे रहे, सुनने वाला सुनता ही नहीं है कुछ भी, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात होता है आपका क्या, भुगतान पाने वाला। भुगतान पाने वाला इसमें कौन होता है? तो भुगतान पाने वाला एक निश्चित व्यक्ति होगा। वो कौन कौन हो सकता है? या तो लेखक खुद, लेखक खुद भी भुगतान पा सकता है, अपना नाम उसमें लिखा रहेगा, मतलब वो प्रपत्र का वाहक खुद होगा, तब लेखक खुद भी भुगतान पा सकता है। वो लेखक किसी को बेचान कर सकता है कि फला व्यक्ति के नाम पे प्रपत्र को बेचान कर दिया। बेचान क्या होता है अभी आगे बताएंगे। ठीक है, बेचान का मतलब अगर छोटे शब्दों में समझे तो समझ लीजिए भुगतान पाने का अधिकार किसी और को दे देना। जैसे ये विपत्र है, इसका भुगतान में 6,000 रुपए जो है हमें मिलना है, लेकिन इस 6,000 पाने का जो अधिकार हमने किसी और के नाम पे कर दिया, अपने पत्र को किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, तो उसी को होता है बेचान। तो बेचान जब कर देगा तो भुगतान पाने वाला कोई और व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात है कि यहां पर भुगतान पाने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? या तो लेखक हो सकता है, या तो लेखक के आदेशानुसार कोई भी हो सकता है, या जिसके पास पत्र अंतिम तौर पर रहेगा वो व्यक्ति भुगतान पाने वाला होगा। ठीक है, यहां तक भी बात क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है पक्षकार। ऐसे बहुत विकल्पी बनता है, बहुविकल्पी बनता है। ठीक है, एमसीक्यूज बहुत ज्यादा बनते हैं। विनिमय पत्र के पक्षकार, पक्षकार यानी पार्टीज भी बोल सकते हैं। इसके कौन कौन से पार्टीज होते हैं, कितने लोग इसमें मैक्सिमम इफेक्टेड होते हैं, कितने परसेंट? तो विनिमय पत्र में 3 पक्षकार होते हैं। सबसे पहला जो है आहर्ता, जो कौन है? आहर्ता, यहां पे हम उसके बारे में लिख रहे हैं। आहर्ता कौन है? वो होता है लेखक। जो विपत्र को लिखता है ना, जो विपत्र को लिखता है वही क्या होता है? वही होता है आहर्ता। क्लियर है? लिखने वाले व्यक्ति को आहर्ता कहेंगे। अच्छा, लिखता क्यों है, कब इसका जन्म होता है? तो याद रखिएगा जब उधार सौदे होते हैं तभी क्या होता है, विनिमय पत्र का जन्म होता है। आपने किसी व्यक्ति को उधार में बेचा, अब सामने वाला पैसा का भुगतान करेगा कि नहीं करेगा, तो आप क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, स्टाम्प पेपर पे लिख देते हैं कि तुम इतने दिन बाद हमको पैसा भुगतान करो, साइन करते हैं, तभी विनिमय पत्र का जन्म होता है, उधार सौदे से। तो ये हमेशा कौन लिखता है? जो कौन होता है? जो होता है क्रेडिटर, लेनदार, जिसे पैसा लेना है। ठीक है, जिसे पैसा लेना है वो लिखता है, लेने वाला व्यक्ति लिखता है कि हमें चाहिए तो वो लिखता है, क्रेडिटर। या फिर कह सकते हैं कौन लिखता है? ऋणदाता। कौन लिखता है? ऋणदाता। ठीक है, बात समझ में आया? जो लोन देता है, ऋण देता है, वो लिखता है। समझ में आया? तो ये इसके क्या है ये, और या फिर बोल सकते हैं कौन लिखता है? उधार विक्रेता। कौन लिखता है? उधार विक्रेता। तो ये बात आपको भी समझना है कि इसको कौन लिखता है। एक होता है राइटर बोल ले सकते हैं, लेनदार बोल सकते हैं, ऋणदाता बोल सकते हैं, या उधार विक्रेता, जो माल बेचता है उधार में वही इसको लिखता है। इतने तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ये बात होगा। नेक्स्ट क्या है? आहारी। आहारी वो व्यक्ति होता है जिसके ऊपर बिल लिखा गया, यानी ये कौन होता है? ये स्वीकार करता होता है, यानी एक्सेप्टर होता है। ठीक है, ये स्वीकार करता होता है, स्वीकार करता होता है। ये कौन होगा? क्रेडिटर का उल्टा, यानी ये क्या होगा? देनदार होगा, डेटर्स होगा। ठीक है, ये कौन होगा? तो ये होगा ऋणदाता का उल्टा, यानी ऋणी होगा। ये कौन होगा? तो ये जो है उधार क्रेता होगा, जो उधार में माल खरीद रहा है। सबको यहाँ पे दिख रहा होगा ना? ठीक है, उधार क्रेता होगा। तो जस्ट उल्टा, जो लेखक है, जो आपका आहर्ता है, उसके जस्ट उल्टा जो बिल लिखता है वो हो गया लेखक। आहर्ता जिसे पैसे की जरूरत है, जो पैसा उधार में दिया था उसके चाहिए। ठीक है, और आहारी कौन हो गया? आहारी वो व्यक्ति हो गया जिसे पैसे का भुगतान करना है। जिसे पैसे का भुगतान करना है वो आहारी है। वो कौन होता है? वो उधार क्रेता होता है, वो देनदार होता है जिसे पैसा देना है। ठीक है, वो ऋणी होता है। बात क्लियर है? अब बात आता है ये लास्ट वाला, आदाता या पेई। अब इसमें हम लोग देखते हैं तो हम लोग को पेई का मतलब लगता है कि जो पे कर रहा है, लेकिन नहीं, पेई है, पेयर नहीं है। ठीक है, पेयर जो रहता है ना तब होता है कि वो पे कर रहा है। पेयर मतलब होता है पे करने वाला, और पेई का मतलब क्या होता है? पेई का मतलब होता है जिसको पे होता है, जो व्यक्ति भुगतान प्राप्त करता है ना उसी व्यक्ति को पेई कहते हैं। तो इस लाइन से, इस नाम से आप कंफ्यूजन में मत आइएगा। आदाता यानी जिसके पास पैसा आ रहा है। ठीक है, बात क्लियर है? आदाता यानी पैसा प्राप्त करने वाला, भुगतान प्राप्त करने वाला, तो जिसके पास पैसा आ रहा है। आदाता कौन है? तो ऐसा है कि ये कौन हो सकता है? आदाता जो है ज्यादातर कंडीशन में ये भी हो सकता है। आहर्ता, आहर्ता खुद भी आदाता हो सकता है जब उसको खुद ही अपना पैसा वो खुद ले ले। लेकिन जब वो विपत्र को बेचान कर देता है ना तो कोई नया व्यक्ति भी आदाता बन सकता है। इसीलिए यहाँ पे 3 पक्षकार होते हैं। बात क्लियर है? अगर आपका आदाता आहर्ता ही होगा तो 2 ही पक्षकार इफेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब आदाता कब होगा? जब क्या होगा? विपत्र का बेचान हो जाएगा तो किसी तीसरे व्यक्ति के पास वो चला जाता तो आदाता बन जाता। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने लोग इफेक्ट पड़ते हैं? 3 लोगों पे। ये 3 पक्षकार है। समझ में आया? ये बात हो गया। अब आता है हमारा ये विनिमय पत्र के प्रकार। इतने डिटेल है, आपको समझना है, इतने विनिमय पत्र के प्रकार हैं, इससे पूरा चीज आपको समझ में आ जाएगा।
अब क्या है इसको समझिए। विनिमय पत्र के पक्षकार में जो है प्रकार में जो है वो क्या है, लेखांकन के आधार पर। जब हम लोग लेखा करते हैं तो उस आधार पर दो ही विनिमय पत्र होता है। एक होता है प्राप्य विपत्र जिसको बिल्स रिसीवेबल यानी BR कहते हैं, और दूसरा होता है देय विपत्र जिसको कहते हैं बिल्स पेबल यानी BP कहते हैं। BR क्या होता है, BR वो विपत्र जिसे भी बिल का पैसा मिलना है उस व्यक्ति के लिए बिल क्या होता है, BR कहलाता है, बिल्स रिसीवेबल। बिल का मतलब यहां पर समझिएगा विनिमय पत्र को ही बिल कहते हैं। बात क्लियर है। तो जिस भी व्यक्ति को बिल का पैसा मिलना है उसके लिए वो विपत्र कौन सा होगा, प्राप्य विपत्र। वो अपने पास उसे एज ए संपत्ति, एज ए एसेट्स की तरह ट्रीट करके लेखा करेगा, ठीक है। और विनिमय पत्र जिसको भुगतान करना है, यानी कौन, किसको, आहारी को। आहारी को बिल का भुगतान करना होता है ना, तो आहारी के नजरिए से वो बिल कैसा होगा, वो BP होगा, बिल्स पेबल, ठीक है, देय विपत्र BP होगा। अब उसके लिए वो क्या होगा, वो दायित्व की तरह होता है, तो वो दायित्व मान के उसका लेखा करता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर बिल दो प्रकार का होता है, एक दर्शनी, दूसरा मुद्दती। दर्शनी यानी डिमांड बिल, मुद्दती यानी टाइम बिल। दर्शनी बिल क्या होता है, ऐसा बिल जिसको जिस समय दर्शन करा दिया जाए, यानी जिस समय मांगने के लिए प्रस्तुत कर दिया जाए उसका भुगतान आपको जो है आहारी है उसको करना पड़ जाता है। ऐसे बिल को दर्शनी बिल कहते हैं। उसमें कोई डेट नहीं है, उसमें कोई पर्टिकुलर डेट नहीं फिक्स है, बल्कि क्या हुआ, जब गए पैसा मांगने तब उसका भुगतान करना पड़ जाएगा। ऐसा बिल कहलाता है दर्शनी बिल, ठीक है। ऐसा बिल क्या कहलाता है, दर्शनी बिल कहलाता है। और मुद्दती बिल क्या आता है, जिसमें टाइम फिक्स होता है, जिसमें टाइम होता है, जैसे हमने बताया 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना भी है, जिसमें टाइम लिखा रहता है, टाइम पीरियड के इतने दिन बाद ही उसका भुगतान होगा, ऐसे बिल को क्या कहते हैं, मुद्दती बिल। एक मुद्दत बाद पेमेंट होता है, यानी कि अवधि बाद। मुद्दत का मतलब होता है अवधि, ठीक है। बात समझ में आया, समय अवधि को मुद्दत कहते हैं। अब क्या है हमारा स्थान के आधार पर, जगह के आधार पर बिल दो प्रकार के होते हैं। एक देसी बिल, ऐसा बिल जिसका क्षेत्र एक देश की सीमा के अंतर्गत होता है, वो देसी बिल होता है। यानी इंडिया में लिखा गया, इंडियन व्यापारी के द्वारा इंडियन व्यापारी को जब बिल लिखा जाता है तो ऐसे बिल क्या होते हैं, देसी बिल, क्योंकि दोनों भारतीय हैं। सभी के सभी पक्षकार जब भारतीय हो जाते हैं तो ऐसा बिल क्या होता है, देसी बिल हो जाता है। और जब एक पक्षकार कोई विदेश का हो जाता है तो ऐसा बिल क्या हो जाता है, विदेशी बिल। जब विनिमय पत्र का कोई एक भी पक्षकार विदेश का कोई व्यक्ति हो जाता है तो ऐसा बिल विदेशी बिल हो जाता है। यानी एक देश के द्वारा दूसरे देश पे या दूसरे देश के द्वारा हमारे देश पे जब बिल लिखा होगा जाता है तो वो कैसा बिल होता है, विदेशी बिल होता है। ये हमेशा विदेशी व्यापार में प्रयोग होता है। नेक्स्ट बात हमारा आता है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर बिल दो प्रकार का होता है। एक व्यापारिक बिल जो आपने यहाँ पे पढ़ा, ये जो बिल आपने पढ़ा यही व्यापारिक बिल है, ठीक है। जो हम लोग अभी तक बिल के बारे में जितना जाने वो सब व्यापारिक बिल है। दूसरा अनुग्रह बिल क्या है, इसके बारे में पूरा एक अच्छा सा आपको डेफिनेशन के साथ इस चैप्टर में ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसका लेखा आपको अलग से मिलेगा। तो इसलिए इसको पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। बस इतना समझ लीजिए, व्यापारिक बिल क्या होता है, व्यापारिक सौदों की वजह से जन्म लेता है। जब उधार क्रय विक्रय होता है तब व्यापारिक बिल का लेन देन होना स्टार्ट होता है। अनुग्रह बिल क्या होता है, एक दूसरे को सहायता करने के लिए व्यापारी बिना सौदों के ही लिख देते हैं बिल, उसको कहते हैं अनुग्रह बिल। तो इसको जो है आपको डिटेल में मिलेगा। फिर आता है प्राप्तकर्ता के आधार पर। प्राप्तकर्ता के आधार पर बिल दो प्रकार के होते हैं। एक वाहक बिल, वाहक बिल वह बिल है जिसके पास बिल है उसी को भुगतान हो जाएगा। जैसे अभी हमारे पास बिल है तो हमको इसका भुगतान मिलना है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास बिल चला गया तो उसको भुगतान मिलना है, तो ऐसा बिल क्या कहलाता है, वाहक बिल कहलाता है। और आदेशित बिल वह बिल कहलाता है जिसका नाम बिल पे लिखा है उसी को केवल भुगतान होगा। अगर रमेश का नाम लिखा है तो रमेश को ही उस बिल का भुगतान होगा, ऐसा बिल होता है आदेशित बिल। इस बिल का भुगतान अगर किसी और को करवाना है तो बिल को बेचान करना पड़ेगा। वाहक बिल को बेचान करने की जरूरत नहीं, बस जिसको थमा उसको भुगतान हो जाएगा। समझ में आया। लेकिन अगर आदेशित बिल है तो जिस बिल का जिसका नाम लिखा है उसी को भुगतान मिलना है, और उसको अगर किसी और को देना भी है तो उसका बेचान करते हैं तब जाके ही वो बिल किसी और को जाता है। तो आदेशित बिल मतलब जिसका नाम है उसी को भुगतान होता है। अब आता है इस चैप्टर, ऐसे तो देखा जाए तो इतना काफी है विनिमय पत्र के थ्योरी के लिए। ये जितना हमने लिखा बस इतना ही काफी है थ्योरी के लिए। लेकिन अभी प्रतिज्ञा पत्र बाकी है जो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ये विनिमय पत्र से संबंधित सारे थ्योरी हो गए, ठीक है। लेकिन कुछ पॉइंट और यहाँ पर नोट में हमने लिखा है, इसको भी जान लीजिए। क्या पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है कि अनुग्रह दिवस क्या होता है। तो देखिए, जब बिल की भुगतान तिथि निकाली जाती है, जिसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको समझा दें, जब किसी बिल का भुगतान तिथि निकाला जाता है तो उसमें जो होता है 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है, उसी को डेज ऑफ ग्रेस यानी अनुग्रह दिवस कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, रियायती दिन, अनुग्रह दिवस, इस नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कोई बिल जो है 4 जनवरी को लिखा गया और बिल की अवधि 3 महीने की है, ठीक है। कोई बिल 4 जनवरी को लिखा गया और बिल की अवधि 3 महीने की, तो 3 महीना जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीना, यानी 3 महीने बाद जो तिथि आएगा वो 4 अप्रैल आएगा ना। लेकिन फिर भी इसका भुगतान तिथि 4 अप्रैल नहीं प्लस 3 दिन जोड़ दिया जाता है, ये नियम होता है, ठीक है। तो 4 प्लस 3 दिन बराबर कितना, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल इसका भुगतान की तिथि होती है, ठीक है। तो जब भी विनिमय पत्र का भुगतान की अवधि निकाला जाता है, समझिएगा, जब भी विनिमय पत्र के भुगतान की अवधि निकाला जाता है तो उसमें 3 दिन रियायती के तौर पर जोड़ दिया जाता है, जिसे अनुग्रह दिवस या रियायती दिन कहते हैं, ठीक है। अब बात होता है कि अगर ऐसा करते हैं, ये तो याद रखें कि हर दिन हर बार करेंगे, ऐसा कभी नहीं है कि जिसमें रियायती दिन ना जोड़ा जाए।
अगर यही बिल मान लीजिए 60 दिन का होता, तो 60 दिन का होता तो हम जो है इसमें जोड़ते हैं कि जो है जनवरी का 4 दिन बीत गया तो कितना दिन बचा, 27 दिन बचा, है ना, क्योंकि 31 का जनवरी होता है। फिर मान लीजिए ये जनवरी 2019 का था तो फरवरी इसमें 28 का ही होगा, तो 28 इधर हो गया, और फिर हमारा जो है 60 दिन की बात हुआ तो इसको पहले जोड़ दें, कितना होगा, 8 7 15 5 हासिल लगा, 3 2 1 4 1 5, 55 दिन बीत गया, तो बचा 5 दिन और 60 दिन के लिए, तो हम 5 दिन और बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर तो जनवरी फरवरी बीत गया, मार्च में गया ना, 5 दिन बाद वो क्या हो जाएगा, मतलब मार्च 5 मार्च हुआ 5 दिन बाद, तो 60 दिन बाद आपको 5 मार्च आएगा डेट, ठीक है। 4 जनवरी के 60 दिन बाद कौन सा डेट आएगा, 5 मार्च आएगा, लेकिन फिर भी इसमें 3 दिन जोड़ते हैं, यानी कितना मार्च, 8 मार्च, 8 मार्च इसका भुगतान तिथि होगा। तो हमेशा दिन भी बढ़ाना सीखिए। हमने 4 जनवरी के बाद से केवल 60 दिन, अगर हम 60 मंथ यहाँ पे हो गया, यहाँ पे डेज करने के लिए हमने बोला था ना, यहाँ पर अगर हम 60 दिन बढ़ाएंगे, अगर बिल 60 दिन का है तो हम जो है यहाँ पर 60 दिन बाद 5 मार्च आएगा, लेकिन फिर भी 3 दिन का नियम है, तो 3 दिन जोड़ के किसका करेंगे, इसको 8 मार्च करेंगे, तो ये नियम है। लेकिन इसको पूरा करते समय यहाँ पर 2 चीजें और ध्यान में रखना पड़ता है। पहला पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को समझिएगा, बहुविकल्पी के लिए सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये ड्यू डेट निकालते समय क्वेश्चन में भी यूज होगा, इसलिए जरूरी है। क्या है ए पॉइंट, इसमें हमने लिखा है कि सार्वजनिक या बैंक या सरकारी या घोषित छुट्टी, कोई ऐसी छुट्टी जो घोषित है, लोगों को पहले से पता है कि इस दिन छुट्टी होती है, अगर ऐसी छुट्टी है जो सार्वजनिक छुट्टी भी जिसको कहते हैं, जिसको बैंक छुट्टी भी कहते हैं, बैंक हॉलीडे, या जिसको सरकारी छुट्टी भी कहते हैं, अगर वो घोषित छुट्टी है तो अगर वो पड़ता है क्या, ये 3 दिन जोड़ने के बाद जो डेट आता है, मान लीजिए 8 मार्च को पड़ गया संडे, ये घोषित है, सबको पता है कि संडे को छुट्टी होता है ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में जो भुगतान होता है वो कब होगा, 1 दिन पहले, ठीक है, 1 दिन पहले, याद रखिएगा। तो आपका इस समय भुगतान 8 मार्च को नहीं, 7 मार्च को शनिवार के दिन होगा बिल का भुगतान, ये नियम है, ठीक है। लेकिन अगर क्या है, किसी आकस्मिक छुट्टी पड़ गया, मान लीजिए ऐसा है कि उस दिन कोई छुट्टी नहीं था, लेकिन कोई भारत रत्न वाला पुरुष कोई मर गया, कोई नेता का डेथ हो गया, और उस दिन सरकारी छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी घोषित कर दिया गया, तो उस कंडीशन में उस बिल का भुगतान क्या होता है, 1 दिन बाद होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, बिल का भुगतान कब होगा, 1 दिन बाद, यानी 8 तारीख को छुट्टी हो गया आकस्मिक रूप से, तो क्या होगा, 9 मार्च को उसका 9 मार्च को उसका भुगतान होगा, समझ में आया, 9 मार्च में उसका भुगतान होगा, ये बात है। और अगर मान लीजिए कि 1 दिन जो पहले वाले जो छुट्टी था यहाँ पर, और उस दिन भी जैसे हमने बताया ना, सार्वजनिक जैसे संडे पड़ गया तो आपको 7 मार्च का भुगतान होना है, लेकिन मान लीजिए 7 मार्च को भी छुट्टी है, ऐसा भी तो हो सकता है, संडे सैटरडे था उस दिन भी छुट्टी है, तो ऐसे कंडीशन में बिल का भुगतान फिर अगले ही दिन होता है, 9 मार्च को ही होता है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, बिल से संबंधित जितने भी टॉपिक थे, थ्योरेटिकल चीजें, वो सारे के सारे चीजें कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके बाद प्रतिज्ञा पत्र को समझेंगे, उससे संबंधित जितनी चीजें वो जानेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका करना स्टार्ट करेंगे, सारा चीज पूरा कंप्लीट होगा, गारंटी। और आपको करना क्या है, वही वापस से बोल देना है। अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी पता चले ज्ञान आश्रम चैनल के बारे में, और वो भी इस चैनल से पढ़ सके। पूरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा हाफ ईयरली के बाद का, क्योंकि फाइन उससे पहले बच्चे बहुत दिन बाद जुड़े थे, इसलिए हमने कंप्लीट नहीं कराया, कोर्स नहीं किया, लेकिन अब जो है बच्चे जुड़ रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि इसको भी कंप्लीट कराया है, क्लास 11 वालों के लिए भी, ठीक है। तो ये बात हो गया। उसके साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, इन सबको फॉलो करिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि वहां पे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट नोट्स, ये सब चीज आपको मुफ्त मिलेंगे। और ये सारी चीज आपको मुफ्त है। ये भी बच्चे सोचते हैं कि सर जब इतना कर रहे हैं तो पैसा मांगेंगे, नहीं, कोई भी फीस नहीं, सब चीज मुफ्त आपको मिलेगा। बस आपको करना क्या है, चैनल के साथ बन के रहना है और बढ़िया से इस चैनल को प्यार करना है, सपोर्ट करना है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय।